कोई नहीं ना हमारी, उसको करते हैं पहले। अक्टूबर का आज हमारा लास्ट था। लास्ट हमने कौन सा लिखा था बताओगे एक बार? बताइए फिर। अनपेड लेबर। ओके। खुद से पढ़ना स्टार्ट किया कुछ के नहीं है? उस दिन पूछ रहे थे, देखा उसका ऑप्शनल का? देखा, समझ आया? तो सोर्सेज वगैरह के बारे में पता चला कि कहाँ से पढ़ सकते हैं? बाकी ना ऑनलाइन यूट्यूब पे जाके कोई 5-10 वीडियोस देख लो, क्योंकि आजकल क्या है, हर एक चीज की वीडियो मिल जाती है यूट्यूब पे। किसी ना किसी ने तो डाली होगी। प्रीवियस जो टॉपर्स हैं उनकी वीडियोस देख लो कि उन लोगों ने कौन कौन से सोर्सेज को फॉलो किया था। बाकी अगर किसी टीचर की वीडियो देख लो तो ज्यादा अच्छा है, मतलब जो इकोनॉमिक्स पढ़ा रहे हो ऑप्शनल, तो कोई ना कोई वीडियो तो जरूर होगी। तो वो अपना बेस्ट सोर्स बताएगा ऑटोमेटिकली, बंदा अगर यूट्यूब पे जाके बता रहा है तो उसको एक बार देख सकते हो, चेक कर सकते हो, लेकिन उसके ऊपर जल्दी अपना जो काम है उसको स्टार्ट कर दो, लेट मत करो उसको। आप पीसीएस क्लोज आ रहा है, पढ़ना स्टार्ट कर दो सही से। आज से नहीं, हो जाना चाहिए था पहले ही। हम्म। इंटरनेशनल इकोनॉमी, उसमें कुछ खास नहीं है, वर्ल्ड ट्रेड वगैरह, वर्ल्ड इकोनॉमी वगैरह ही है, वर्ल्ड इकोनॉमी की प्रॉब्लम्स वगैरह ही है, वो ज्यादा एक्चुअली करंट रिलेटेड है। तो वो हो जाएगा, ऐसा कोई इशू नहीं है कि आप कर नहीं पाओगे, उसको हो जाएगा, लेकिन पहले दूसरा कवर कर लो सारा, जो करने लायक है, मतलब आप खुद से कर सकते हो ना, उसको कर लो। ठीक है जी। नेक्स्ट लिखो। राइस फोर्टिफिकेशन। राइस फोर्टिफिकेशन। राइस फोर्टिफिकेशन। सो लिखना इसमें, यूनियन कैबिनेट हैज एक्सटेंडेड, यूनियन कैबिनेट हैज extended the universal supply of, has extended the universal supply of fortified rice, fortified rice in all central government schemes, in all central government schemes providing free food grains, providing free food grains under National Food Security Act, under National Food Security Act, comma, until December 2028,
नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट until दिसंबर 2028। ठीक है। सो रिसेंटली कैबिनेट ने क्या अनाउंस किया कि भाई 2028 दिसंबर तक, मतलब अगले कुछ और सालों तक, जितनी भी केंद्र सरकार की स्कीम्स है जिसमें फ्री ऑफ कॉस्ट या सस्ता ग्रेन दिया जाता है, अनाज दिया जाता है, जैसे नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट है 2013 का, ये खास तौर पे बात करता है लोगों को फ्री फूड प्रोवाइड करने के लिए, या फिर आप बोल सकते हो सब्सिडाइज्ड फूड, मतलब सस्ता फूड जो 1 रुपए किलो 2 रुपए किलो जो मिलता है वो वाला सिस्टम। अब उसमें आप दिसंबर 2028 तक क्या प्रोवाइड करने वाले हो? फोर्टिफाइड राइस। फोर्टिफाइड राइस का मतलब क्या होता है? एक ऐसा राइस जिसमें जानबूझ के आपने कुछ विटामिन्स को ऐड किया है। इसका जो सीड बना इस राइस का, आप बोल सकते हो इस वैरायटी का जो सीड बना वो आपने लैब में बनाया, और आपने अपनी मर्जी से विटामिन A B12 ऐसे ऐसे कंपोनेंट्स को खुद से ऐड किया है। तो ऑटोमेटिकली जब उस बीज को बोओगे और फसल काटोगे तो उसमें जो राइस निकलेगा वो राइस रिच होगा इन विटामिन A, इन B12। सो ऐसे राइस को आपने फूड ग्रेन की स्कीम्स में प्रोवाइड करना है, जो कि लोगों की जो न्यूट्रिशन की कमी है, माल न्यूट्रिशन जो है उसको दूर किया जा सके। ठीक है। सो लिख लो फिर नेक्स्ट पॉइंट। राइस फोर्टिफिकेशन इन्वॉल्व्स राइस फोर्टिफिकेशन इन्वॉल्व्स एडिंग essential nutrients adding essential nutrients such as iron, comma folic acid, folic acid, comma vitamin B12, etc., etc., comma providing nutritional quality, providing nutritional quality and health benefits, and health benefits, full stop. Since rice is a staple food, since rice is a staple, STAPLE, स्टेपल मतलब जो आम तौर पे लोगों के द्वारा खाया जाता है। Since rice is a staple food consumed by nearly 2/3 of India's population, consumed by nearly 2/3 of India's population, 2/3 of India's population, comma fortifying it, fortifying it can significantly, fortifying it can significantly impact the public health system, impact the public health system। अब राइस की फोर्टिफिकेशन का मतलब क्या है? कि उसके अंदर कुछ एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स को ऐड करना, जैसे कि फोलिक एसिड हो गया, विटामिन B12 हो गया, विटामिन A हो गया, आयरन हो गया, बहुत सारी चीजें इसको आप ऐड कर सकते हो। इससे होगा क्या? लोगों के अंदर जो न्यूट्रिशन की कमी है उसको पूरा किया जा सकेगा, क्योंकि हमारे देश में 66.6%, अराउंड 67% जो जनता है, 2/3 जो हमारे देश की टोटल जनता है, उनका कॉमन फूड क्या है? वो ज्यादातर कौन सा फूड करते हैं, खाते हैं रूटीन में? दैट इज राइस। और दूसरा क्या है आपके पास? वीट। सबसे ज्यादा हमारे यहाँ पे राइस खाया जाता है, नंबर 2 पे है वीट। तो अगर आप राइस को न्यूट्रिशियस बना दो तो इससे होगा क्या? आप सीधा सीधा 2/3 पॉपुलेशन को हिट कर रहे हो।
और उनके न्यूट्रिशन की क्वालिटी अच्छी कर रहे हो, जिससे क्या है, हमारे देश का जो हेल्थ का सिस्टम है, पब्लिक हेल्थ सिस्टम, जो सरकारी हेल्थ सिस्टम है, वो बेहतर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट लिखो। मेथड्स लाइक कोटिंग, कोट करना किसी चीज को, COATING, मेथड्स लाइक कोटिंग, कॉमा, डस्टिंग, DUSTING, डस्टिंग are used to add, are used to add micronutrients, used to add micronutrients to the rice, to the rice, comma, the most suitable method, the most suitable method in India is, the most suitable method in India is rice extrusion, rice extrusion, comma, under which dry rice flour, जो इसका आटा होता है, under which dry rice flour is mixed with micronutrients, is mixed with micronutrients and then passed through, and then passed through an extruder machine, passed through an extruder machine to produce fortified rice, to produce fortified rice. ठीक है, सो कोटिंग डस्टिंग के प्रोसेस भी है, जिसमें क्या है कि एक परत जो है राइस के ऊपर चढ़ा दी जाती है, आप बोल सकते हो। सो उसका इस्तेमाल कम किया जाता है। हमारे यहाँ पे क्या करते हैं, राइस का आटा बना लेते हैं, उसमें माइक्रो न्यूट्रिएंट्स को मिक्स कर देते हैं। बाद में एक एक्सट्रूजन वाली मशीन होती है जो कि उसको दबा देती है, आप बोल सकते हो, दबा के दोबारा से राइस की फॉर्म में उसको ले आया जाता है और फिर उस राइस को लोगों तक पहुंचा दिया जाता है, आप बोल सकते हो। ठीक है, तो ये कॉमनली मेथड यूज किया जाता है, एक्सट्रूजन वाला, आप बोल सकते हो। नेक्स्ट पॉइंट लिखना, इंडिया हैज हाई लेवल्स ऑफ माल न्यूट्रिशन, इंडिया हैज हाई लेवल्स of malnutrition with widespread anemia, with widespread anemia affecting, with widespread anemia affecting children and women, children and women, resulting into child wasting, उस दिन पढ़ा था ना, चाइल्ड वास्टिंग एंड स्टंटिंग, कि बच्चों का एज के अकॉर्डिंग हाइट नहीं होता, हाइट के अकॉर्डिंग वेट नहीं होता है ना, रिजल्टिंग इनटू चाइल्ड वास्टिंग, स्टंटिंग एक्सेट्रा। सो हमारे यहाँ पे माल न्यूट्रिशन बहुत ज्यादा है। अगर दुनिया में आप माल न्यूट्रिशन के नंबर ऑफ केसेस देखने की कोशिश करोगे तो इंडिया में बहुत ज्यादा देखने को मिलते हैं, क्योंकि पॉपुलेशन बहुत ज्यादा है, आप बोल सकते हो। सो माल न्यूट्रिशन को अगर दूर करना है तो ये सबसे अच्छा मेथड है, क्योंकि इस मेथड से आप सीधा 66.6% जनता को टारगेट कर सकते हो। ठीक है, नेक्स्ट लिखो, सब हेडिंग देना, इनिशिएटिव्स ऑफ गवर्नमेंट फॉर राइस फोर्टिफिकेशन, इनिशिएटिव्स ऑफ गवर्नमेंट फॉर राइस फोर्टिफिकेशन।
तो इसमें लिखो नंबर 1 दैट इज फेज 1, फेज 1 ब्रैकेट में लिख लेना 2022। सो लिखो इसमें fortified rice was initially distributed through fortified rice was initially distributed through integrated child development services, जो बच्चों की बेहतर डेवलपमेंट के लिए जितनी भी सरकार सर्विसेज प्रोवाइड करती है, तो उसमें क्या है, खाना वगैरह प्रोवाइड करना है तो फोर्टिफाइड राइस देते थे वो। इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट सर्विसेज एंड पीएम पोषण स्कीम। पीएम पोषण जो पहले का आपका मिड डे मील होता था, उसको क्या बोलते हैं अभी, पीएम पोषण, या फिर लिख सकते हो मिड डे मील, मिड डे मील स्कीम। सो वहां पे भी जो है सरकार ने 2022 से फोर्टिफाइड राइस प्रोवाइड करना स्टार्ट किया, और ये पहला फेज है आप बोल सकते हो जहां पे सरकार फोर्टिफाइड राइस को प्रमोट कर रही है। नंबर 2 है फेज सेकंड 2023, फेज सेकंड ये कब स्टार्ट हुआ, 2023 में। तो लिखो इसमें extended to public distribution system, extended to public distribution system, ब्रैकेट में लिख लेना राशन शॉप्स, होते हैं ना वो राशन कार्ड पे जो राशन लेके जाते हैं, होती है गांव में शॉप, पीडीएस शॉप बोलते हैं उसको। एक्सटेंडेड टू पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम दैट इज पीडीएस और राशन शॉप्स इन 112 एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट्स। सरकार के द्वारा 112 एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट्स डिसाइड की गई हैं, ये 2018 से इसके पीछे पड़े हुए हैं। एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट्स के मतलब ये कुछ ऐसे डिस्ट्रिक्ट्स हैं जिसको सरकार खास फोकस कर रही है, क्योंकि ये थोड़ी सी पिछड़ी हुई है आप बोल सकते हो, इनके बेटरमेंट के लिए सरकार ने इनको बताया एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट्स, मतलब जिसमें हम बहुत ज्यादा प्रोग्रेस करवाना चाहते हैं क्योंकि ये बहुत पीछे हैं। सो एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट्स आपके देश में कितनी सरकार ने डिसाइड की है, 112। उन 112 डिस्ट्रिक्ट्स ऑल ओवर इंडिया, उन डिस्ट्रिक्ट्स में जो पीडीएस शॉप पे राशन लोग खरीदते हैं, पहले तो मैंने देखो बच्चों वाली स्कीम्स की बात की है, अब मैं बात कर रहा हूँ राशन वाली, तो उसमें भी आप बोल सकते हो फोर्टिफाइड राइस प्रोवाइड करना, तो वहां पे भी देते हैं ना 2 रुपए किलो राइस एंड ऑल, इस तरीके से कुछ रेट रहता है। तो वो वाला जो है वो कौन सा राइस होगा, फोर्टिफाइड राइस। ये कब से स्टार्ट किया, 2023 से, ठीक है। नेक्स्ट फेज 3, ये कब स्टार्ट हुआ, 2024 में। फेज 3 ये स्टार्ट हुआ 2024 में। इसमें लिखो टारगेटेड टू अचीव, टारगेटेड टू अचीव यूनिवर्सल कवरेज, यूनिवर्सल मतलब ऑल ओवर इंडिया, यूनिवर्सल कवरेज comma with fortified rice, with fortified rice distributed in all the districts, fortified rice distributed in all the districts under various government schemes, under various government schemes। ठीक है, तो यहां पे बोल दिया कि ऑल ओवर इंडिया, पहले देखो सिर्फ एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट्स की ये बात कर रहे थे,
अब इन्होंने बोला ऑल ओवर इंडिया सारी डिस्ट्रिक्ट्स में 2024 में बोल दिया कि यूनिवर्सल कवरेज होगी। मतलब ऑल ओवर इंडिया सरकारी स्कीम्स के तहत जो राइस प्रोवाइड किया जाता है खाने के लिए, राशन शॉप्स हो या मिड डे मील हो, कुछ मर्जी हो, हर जगह सिर्फ फोर्टिफाइड राइस ही जाएगा। तो मतलब क्या है, अभी 2024 से सरकार ने यूनिवर्सल कवरेज की बात की है, और रिसेंटली कैबिनेट ने क्या किया, इसको दिसंबर 2028 तक लगातार चलाने की बात की है, जो कि ऑल ओवर इंडिया ये जो माल न्यूट्रिशन की कमी है, जो प्रॉब्लम है, इसको दूर किया जा सके। ठीक है, नेक्स्ट करंट अफेयर लिखना, फर्टिलाइजर इंपोर्ट्स। फर्टिलाइजर इंपोर्ट्स, हमारे यहाँ पे ये जो फर्टिलाइजर्स हैं ये बड़ा इंपोर्ट करते हैं। जब कोई दुनिया में वॉर छिड़ती है, लाइक यूक्रेन की वॉर, तो इंडिया को सबसे बड़ी टेंशन यही होती है कि अब फर्टिलाइजर्स हमारे महंगे हो जाएंगे। ठीक है, तो फर्टिलाइजर इंपोर्ट, तो लिखो इसमें, विद कॉन्फ्लिक्ट्स, विद कॉन्फ्लिक्ट्स लाइक यूक्रेन वॉर, with conflicts like Ukraine war and Israel war, Israel war, comma, global concerns, global concerns about the stable fertilizer supplies, about the stable fertilizer supplies have have also been a major concern for India, have also been a major concern for India, as India is highly dependent, as India is highly dependent upon the imports of various fertilizers, imports of various fertilizers. For example, India relies on import for, India relies on import for about 20%, relies on import for about 20% of its यूरिया रिक्वायरमेंट, जो हमारे यहाँ पे यूरिया डालते हैं, of its यूरिया रिक्वायरमेंट, कॉमा 50 to 60% ऑफ डीएपी रिक्वायरमेंट। डीएपी सुना होगा, खाद होती है, एक तो यूरिया बड़ा इस्तेमाल करते हैं हमारे, और एक डीएपी। डीएपी की फुल फॉर्म लिख सकते हो, डाई अमोनियम फॉस्फेट, अमोनियम, डाई अमोनियम फॉस्फेट। ब्रैकेट क्लोज कर लेना, एंड 100%, एंड 100% ऑफ म्यूरेट, MURIATE, म्यूरेट ऑफ पोटाश, म्यूरेट ऑफ पोटाश, ब्रैकेट में लिख लेना MOP, म्यूरेट ऑफ पोटाश। नीचे नोट बना के लिख भी सकते हो MOP क्या होता है। इट इज ऑल्सो नोन एज, MOP जो है, इट इज ऑल्सो नोन एज पोटाशियम क्लोराइड,
पोटाशियम क्लोराइड, कॉमा, अ वाटर सॉल्युबल फर्टिलाइजर, पानी में घुल जाता है, अ वाटर सॉल्युबल फर्टिलाइजर that contains potassium, that contains potassium, which is an essential mineral, which is an essential mineral for plant health and growth, for plant health and growth. ठीक है, सो एमओपी क्या है? म्यूरेट ऑफ पोटाश। देखो तीन चीजें होती हैं, हमेशा याद रखना, एन पी के। एन फॉर नाइट्रोजन, पी फॉर फॉस्फोरस, के फॉर पोटाशियम। ये तीन चीजें हैं जो क्या करती हैं? प्लांट की ग्रोथ करवाती हैं, प्लांट की हेल्थ को अच्छा रखती हैं, प्लांट पे फ्रूट लगने में हेल्प करती है। ये तीन कंपोनेंट्स होते हैं जो किसी भी प्लांट को चाहिए ग्रो करने के लिए। समझ रहे हो? सीड में से प्लांट बनने के लिए, फिर ग्रो करने के लिए, फिर फ्रूट्स लगने के लिए, ये तीन कंपोनेंट चाहिए। और हमारे यहाँ पे ज्यादातर आपको देखने को मिलेगा कि इस चीज की अक्सर ही कमी होती है। तो इसकी कमी को कौन पूरा करता है? एमओपी। अगर आपकी सॉइल में पोटाशियम की कमी है तो आपके वहां पे जो प्लांट्स है वो प्रॉपरली ग्रो नहीं कर पाएंगे, ग्रो नहीं करेंगे तो फ्रूट नहीं लगेगा, आप बोल सकते हो। सो आपको एमओपी चाहिए होता है। अब ध्यान से देखो, हमारे यहाँ पे यूरिया की जो टोटल रिक्वायरमेंट है उसमें से 80% डोमेस्टिकली प्रोड्यूस हो जाता है, 20% यूरिया हमें बाहर से मंगवाना पड़ता है। डाइअमोनियम फॉस्फेट, डाइअमोनियम फॉस्फेट। तो फॉस्फेट की जो रिक्वायरमेंट है वो बाकी हमारे यहाँ पे प्रोड्यूस हो जाता है, अप्रोक्सीमेटली 50 to 60% बाहर से मंगवाना पड़ता है। ईयर टू ईयर कई बार वेरी कर जाता है। देन एमओपी का अगर आप देखोगे 100% ही बाहर से आ रहा है। तो मतलब अगर दुनिया में कोई भी कॉन्फ्लिक्ट होगा और फर्टिलाइजर की जो सप्लाई इंटरनेशनल मार्केट में होती है वो रुकेगी, तो मतलब हमें अच्छा खासा नुकसान देखने को मिलेगा। होगा क्या? ये सप्लाईज आ नहीं पाएंगे इंडिया में या डिले हो जाएंगी, तो उससे क्या होगा? डिमांड तो उतनी रहेगी लेकिन सप्लाई कम होगी। सप्लाई जो है वो कम होगी, डिमांड उतनी है, तो क्या होगा? प्राइस आपको फर्टिलाइजर्स हो जाएंगे महंगे। तो इंडिया के फार्मर्स इससे बहुत ज्यादा इंपैक्ट होगा उनके ऊपर, आप बोल सकते हो। वही प्रॉब्लम चल रही है, आप बोल सकते हो। नेक्स्ट पॉइंट लिखना, द प्राइमरी सोर्सेस और द मेजर इंपोर्ट पार्टनर्स, द प्राइमरी सोर्सेस और द मेजर इंपोर्ट पार्टनर of India are of India are number one China, number two Russia, Saudi Arabia, UAE, Oman, Iran, Egypt, etc. etc. तो ये कुछ हमारी पार्टनर कंट्रीज हैं जहां से हम ज्यादातर क्या है फर्टिलाइजर्स को मंगवाते हैं। आपको थोड़ा पता होना चाहिए, चाइना हमेशा नंबर 1 पे रहता है। ठीक है, नेक्स्ट लिखो,
सब हेडिंग देना। चैलेंजेस, क्या क्या चैलेंजेस इंडिया को फेस करने पड़ रहे हैं फर्टिलाइजर इंपोर्ट की वजह से। इसमें नंबर 1 है हाई इंपोर्ट डिपेंडेंसी। हाई इंपोर्ट डिपेंडेंसी, तो उसमें लिखना इंडियाज ओवर रिलायंस, इंडियाज ओवर रिलायंस on the global market for fertilizers, on the global market for fertilizers directly impact the availability and price, directly impact the availability and price in the domestic market, availability and price in the domestic market। देखो, अगर वर्ल्ड मार्केट में अच्छा खासा प्रोडक्शन है और स्मूथली ट्रेड हो रहा है तो हमारे यहाँ पे फर्टिलाइजर्स भर भर के होंगे, अवेलेबल होंगे, और प्राइस भी ठीक रहेगा। लेकिन अगर वर्ल्ड मार्केट में प्रॉब्लम हुई तो सीधा इंपैक्ट हमारी डोमेस्टिक मार्केट पे होगा, क्योंकि फर्टिलाइजर्स का इंपोर्ट नहीं हो पाएगा तो कमी आ जाएगी, कमी आ जाएगी, डिमांड उतनी है तो प्राइस बढ़ जाएंगे। तो मतलब ग्लोबल फर्टिलाइजर मार्केट में अगर कुछ भी होता है उसका सीधा सीधा आपको इंपैक्ट इंडिया की मार्केट पे देखने को मिलता है, क्योंकि ओवरली डिपेंडेंट है, आप बच ही नहीं सकते। ऐसा हो ही नहीं सकता कि ग्लोबल फर्टिलाइजर मार्केट में कोई गड़बड़ हो रही हो और आपके ऊपर इंपैक्ट ना हो, क्योंकि आप ओवरली डिपेंडेंट हो, आप बोल सकते हो। ठीक है। नंबर 2, लिमिटेड प्रोडक्शन ग्रोथ, लिमिटेड प्रोडक्शन ग्रोथ। तो इसमें लिखना while the production of fertilizer, while the production of fertilizer in India, in India increased over time, in India increased over time, but it is a marginal increase, but it is a marginal increase from 385, from 385 LMT, 385 LMT, ब्रैकेट में लिख लेना, लाख मेट्रिक टन, लाख मेट्रिक टन, 395 लाख मेट्रिक टन, 385 सॉरी, 385 लाख मेट्रिक टन इन 2014-15 टू 435 लाख मेट्रिक टन LMT टू 435 लाख मेट्रिक टन इन 2021-22, comma, so remain insufficient, so remain insufficient to fulfill the domestic demand, so remain insufficient to fulfill the domestic demand। so इंक्रीज हुआ है 385 से 435 पे आ गया है, लेकिन कितने सालों में? 6-7 सालों में सिर्फ बहुत कम इंक्रीज हुआ है। तो मतलब हमारे यहाँ पे जो डोमेस्टिकली फर्टिलाइजर प्रोड्यूस किए जाते हैं उनकी प्रोडक्शन में इंक्रीज हुआ है, लेकिन बहुत ही मार्जिनल है, बहुत कम है, जिससे क्या है, डोमेस्टिक डिमांड पूरी हो ही नहीं सकती।
तो ऑटोमेटिकली आपको इंपोर्ट के ऊपर रिलायंट होना पड़ेगा, आप बोल सकते हो डिपेंडेंट होना पड़ेगा। नंबर 3, फ्लक्चुएटिंग प्राइसेस। फ्लक्चुएटिंग प्राइसेस, तो उसमें लिखो एज द ऑयल प्राइसेस, as the oil prices rise due to, as the oil prices rise due to रीजनल कॉन्फ्लिक्ट्स। अब ये गल्फ वाले एरिया में कोई ना कोई कॉन्फ्लिक्ट हो जाता है तो प्राइस बढ़ जाते हैं। एज द ऑयल प्राइसेस राइज ड्यू टू रीजनल कॉन्फ्लिक्ट्स, कॉमा द कॉस्ट ऑफ पेट्रोलियम बेस्ड फर्टिलाइजर, the cost of petroleum based fertilizer will likely to increase, will likely to increase, which results into rise in, which results into rise in India's fertilizer import cost, rise in India's fertilizer import cost। देखो बहुत सारे फर्टिलाइजर्स होते हैं जिनकी प्रोडक्शन में पेट्रोलियम वगैरह का इस्तेमाल किया जाता है, और अगर पेट्रोलियम के प्राइसेस बढ़ जाते हैं तो फर्टिलाइजर का प्राइस भी बढ़ेगा, क्योंकि अगर किसी चीज को बनाने के लिए जो इनपुट लग रहा है उसका प्राइस बढ़ेगा तो वो जो प्रोडक्ट बनेगा उसका कॉस्ट भी तो ज्यादा होगा ना, एज सिंपल एज दैट। अगर कनक महंगी होगी तो ब्रेड महंगा होगा, एज सिंपल एज दैट। वैसे जो पेट्रोलियम बेस्ड फर्टिलाइजर्स हैं जिसमें पेट्रोलियम का इस्तेमाल होता है बनाने के लिए, आप बोल सकते हो अगर पेट्रोलियम के प्राइसेस बढ़ते हैं फर्टिलाइजर का प्राइस बढ़ जाएगा। और पेट्रोलियम के प्राइसेस आपके कंट्रोल में नहीं है, क्योंकि आप दुनिया के पेट्रोलियम के प्रोड्यूसर तो नहीं हो बहुत बड़े, आप तो इंपोर्टर हो, तो आप तो बाहर से मंगवाते हो, आप बोल सकते हो। तो मतलब ये भी आपके हाथ में नहीं है, और उसके ऊपर बेस्ड जो फर्टिलाइजर का प्राइस है वो भी आपके हाथ में नहीं है, ऊपर से आप ओवरली डिपेंडेंट हो। तो मतलब हमारे यहाँ पे फर्टिलाइजर के प्राइस की तो बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, तभी तो सरकार इतनी सब्सिडी देती है। एक्चुअल में फर्टिलाइजर का जो प्राइस होता है ना, अगर किसान को वो भरना पड़ जाए किसान के पल्ले कुछ नहीं बचेगा, इतना महंगा है फर्टिलाइजर। मोस्ट ऑफ द टाइम आपको देखने में 5,000 की छोटी छोटी बॉटल्स होती हैं, सरकार की 80% सब्सिडी उसके ऊपर आपको देखने को मिलेगी। समझ रहे हो, सरकार बहुत ज्यादा सब्सिडी देती है फर्टिलाइजर्स के ऊपर, उसका कारण यही है कि उसको सस्ता किया जा सके और हमारे फार्मर्स को सपोर्ट किया जा सके। ठीक है, नेक्स्ट लिखो, हेडिंग देना, रिन्यूएबल एनर्जी, रिन्यूएबल एनर्जी इन इंडिया। रिन्यूएबल एनर्जी इन इंडिया, सो लिखना इसमें इंडिया हैज रीच्ड, इंडिया हैज रीच्ड a significant milestone, India has reached a significant milestone in its renewable energy journey, in its renewable energy journey, comma with total renewable energy capacity, with total renewable energy capacity crossing
200 गीगावाट, क्रॉसिंग 200 गीगावाट हमारी कैपेसिटी कितनी होगी है 200 गीगावाट, क्रॉसिंग 200 गीगावाट एज ऑफ अक्टूबर 2024, एज ऑफ अक्टूबर 2024, comma, India has targeted to achieve 500 gigawatt, to achieve 500 gigawatt of installed capacity from renewable sources by 2030, and complete complete not complete, ऐसे देख लो, कंप्लीट रिमूवल, ऐसे कंप्लीट रिमूवल ऑफ फॉसिल सोर्सेज बाय 2070, कंप्लीट रिमूवल ऑफ फॉसिल सोर्सेज बाय 2070, 2070, ठीक है। सो अभी 200 गीगावाट की हमारी कैपेसिटी हो चुकी है, मतलब हमारे यहाँ पे 200 गीगावाट तक की जो इलेक्ट्रिसिटी है, जो एनर्जी है, वो आप कहाँ से प्रोड्यूस कर रहे हो, रिन्यूएबल सोर्सेज से। रिन्यूएबल सोर्सेज मतलब जो लिमिटेड सोर्सेज नहीं है, अनलिमिटेड है, और जो इन्वायरमेंट को खराब भी नहीं करते हैं, जैसे सोलर एनर्जी हो गया, टाइडल एनर्जी हो गया, या फिर आपका न्यूक्लियर एनर्जी हो गया, ये सारे रिन्यूएबल सोर्सेज हैं। दूसरी तरफ होते हैं फॉसिल सोर्सेज, जिसमें कोयला आता है, पेट्रोलियम आता है, क्रूड ऑयल आता है। सो प्रेजेंटली हमारी कैपेसिटी कितनी है कि 200 गीगावाट तक हम रिन्यूएबल सोर्सेज का इस्तेमाल करके एनर्जी प्रोड्यूस कर सकते हैं। हमारा टारगेट क्या है कि बाय 2030 हम लोगों ने 500 गीगावाट की कैपेसिटी को अचीव करना है, एंड बाय 2070 हमने क्या करना है, हमारे यहाँ पे जो टोटल एनर्जी का प्रोडक्शन है वो 100% कहां से होना चाहिए, रिन्यूएबल एनर्जी से, मतलब फॉसिल फ्यूल्स का कंप्लीट रिमूवल बाय 2070, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट लिखना, सब हेडिंग दो, द प्रेजेंट स्टेटस ऑफ रिन्यूएबल एनर्जी इन इंडिया, द प्रेजेंट स्टेटस ऑफ रिन्यूएबल एनर्जी इन इंडिया। प्रेजेंट स्टेटस क्या है, तो नंबर 1 इसमें लिख लो, ऐसे कर लो, 3 कॉलम्स बना लेना, ऐसे करके 3 कॉलम बना लो। फर्स्ट में लिख दो कैटेगरी, दूसरे में इंस्टॉल्ड कैपेसिटी, ये कैटेगरी आ गया, ये इंस्टॉल्ड कैपेसिटी आ गया जिसको हम गीगावाट में लिखेंगे, और तीसरा आ गया कंट्रीब्यूशन इन परसेंटेज, कंट्रीब्यूशन इन परसेंटेज।
सबसे पहले हमारे पास है सोलर पावर। सबसे पहले हमारे पास है सोलर पावर। सोलर पावर की जो इंस्टॉल्ड कैपेसिटी है वो है 90.7 गीगावाट। 90.7 गीगावाट। 90.7 गीगावाट। और इसका कंट्रीब्यूशन टोटल एनर्जी प्रोडक्शन में है 20%। 20%। नंबर 2 है विंड पावर। विंड पावर, इसकी जो इंस्टॉल्ड कैपेसिटी है वो है 47.3 गीगावाट। 47.3 गीगावाट। टोटल कंट्रीब्यूशन है इसका 10.4%। तीसरा है लार्ज हाइड्रो सोर्सेस। लार्ज हाइड्रो सोर्सेस मतलब जो बड़े बड़े डैम वगैरह बनाए जाते हैं, उनका टोटल जो इंस्टॉल्ड कैपेसिटी है वो है 46.9%। 46.9 गीगावाट, सॉरी 46.9 गीगावाट। और टोटल कंट्रीब्यूशन है 10.3%। इसको याद रखना, ये कई बार ना क्रोनोलॉजी पूछ लेते हैं। देन उसके बाद है स्मॉल हाइड्रो। छोटे मोटे जो आपके हाइड्रो प्लांट्स लगाए जाते हैं, मतलब डैम वगैरह बनाए जाते हैं, उसका है 5.07 गीगावाट। 5.07 गीगावाट। और टोटल में इसका कंट्रीब्यूशन है 1.12%। फिर उसके बाद है बायो पावर। बायो पावर, इसका जो टोटल है कंट्रीब्यूशन इंस्टॉल्ड कैपेसिटी में 11.32 गीगावाट। और परसेंटेज में कंट्रीब्यूशन है 2.5%। 2.5%। सो टोटल हो जाता है हमारा यहाँ पे 201.45 गीगावाट। कर गया क्रॉस 200 को। और परसेंटेज में है 46.3%। 46.3%। ठीक है। सो हमारे यहाँ पे एनर्जी प्रोडक्शन जो हो रही है एक तरीके से, उसमें से 46.3% एनर्जी प्रोडक्शन कहाँ से हो रही है? रिन्यूएबल सोर्सेज से हो रही है, आप बोल सकते हो। और ये इसका कंट्रीब्यूशन है। इसको याद रखना, सबसे ज्यादा रिन्यूएबल में हम किसका इस्तेमाल करते हैं? सोलर पावर का। नंबर 2 पे विंड पावर, नंबर 3 पे लार्ज हाइड्रो प्लांट्स, देन स्मॉल हाइड्रो प्लांट्स, देन बायो पावर। इसका कंट्रीब्यूशन याद रखना और क्रोनोलॉजी को भी याद रखना। ठीक है, इट इज इंपॉर्टेंट। सो वही बात मैंने की कि 200 गीगावाट को क्रॉस कर गए, तो ये 201.45 गीगावाट है। नेक्स्ट लिखो, सब हेडिंग देना, इनिशिएटिव्स ऑफ गवर्नमेंट। इनिशिएटिव्स ऑफ गवर्नमेंट फॉर रिन्यूएबल एनर्जी इन इंडिया। Initiatives of government for renewable energy in India। सबसे पहले लिखो नंबर 1, नेशनल ग्रीन हाइड्रोजन मिशन। नेशनल ग्रीन हाइड्रोजन मिशन। सो लिखना इसमें it focuses on it focuses on developing green hydrogen
developing green hydrogen to reduce the carbon emission, to reduce the carbon emission, comma. This mission was first launched in, this mission was first launched in 2021, launched in 2021 by Ministry of New and Renewable Energy, by Ministry of New and Renewable Energy, comma, by 2030, by 2030, this mission targeted, this mission targeted to add 125 gigawatt, targeted to add 125 gigawatt of renewable energy to the total capacity, 125 gigawatt of renewable energy to the total capacity. सो इस मिशन के तहत ग्रीन हाइड्रोजन को बनाया जाएगा। ग्रीन हाइड्रोजन मतलब एक ऐसा फ्यूल जब वो जलता है तो वो पोल्यूशन नहीं करता है। जब वो जलता है या तो ऑक्सीजन निकलती है या निकलता है वाटर, ना ही ऑक्सीजन पोल्यूशन करती है और ना ही वाटर पोल्यूशन करता है। ठीक है, सो हाइड्रोजन फ्यूल के ऊपर चलने वाली बसेस भी आ रही हैं दिल्ली वगैरह में, तो अगर आपने देखा हो तो ये वो वाला हमारा मिशन है 2021 का। नंबर 2 है पीएम कुसुम, पीएम कुसुम, KUSUM, पीएम कुसुम स्कीम। तो इसमें लिखो, ये बड़ी फेमस स्कीम है, बड़े पेपर्स में इसके ऊपर क्वेश्चन भी पूछे गए थे। इट वाज फर्स्ट लॉन्च्ड बाय मिनिस्ट्री ऑफ न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी, इट वाज फर्स्ट लॉन्च्ड बाय मिनिस्ट्री ऑफ न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी, न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी in 2019, in 2019, comma, its objective is to enable, its objective is to enable, ENABLE, enable farmers to set up, farmers to set up solar power generation, solar power generation for irrigation pumps, for irrigation pumps, and they can also, and they can also sell, they can also sell the energy generated, the energy generated from the solar plant, from the solar plant। ये एक्चुअली था क्या, 2019 में स्कीम आई, सरकार ने बोला फार्मर्स अपने खेतों में सोलर पैनल्स लगाएं, उसके लिए हम फार्मर्स को सब्सिडी देंगे। और ये सोलर पैनल से आप क्या चला सकते हो, मोटरें चला सकते हो आप खेतों में। चलो जो आपकी मोटर चलेगी वो तो सही है,
अगर आपके पास एक्स्ट्रा जनरेट हो रही है तो आप नियर बाय जो आपका ग्रिड है उसको बेच भी सकते हो इलेक्ट्रिसिटी, और वहां से कमाई भी कर सकते हो। ये सरकार की स्कीम थी 2019 की, जिसका नाम था पीएम कुसुम। इसकी फुल फॉर्म आप लिख सकते हो, प्रधानमंत्री किसान ऊर्जा, प्रधानमंत्री किसान ऊर्जा एवं ईवीएम एवं उत्थान, यू डबल टी, हाँ, UTTHAN, उत्थाम, एम आएगा, एन नहीं आएगा, उत्थान महाअभियान, महाअभियान, प्रधानमंत्री किसान ऊर्जा सुरक्षा एवं उत्थान अभियान, सुरक्षा भी आता है बीच में, प्रधानमंत्री किसान ऊर्जा सुरक्षा एवं उत्थान अभियान, महाअभियान। सो ये है फुल फॉर्म किसकी, पीएम किसान की। कॉमा, द करंट डेडलाइन of PM Kusum, the current deadline of PM Kusum to install 30,000 megawatt solar power capacity, 30,000 megawatt solar power capacity in rural India, by 2026, by 2026, 2026 तक 30,000 मेगावाट कैपेसिटी का आपने क्या है, प्लांट्स लगा के देने हैं, फार्मर्स को सब्सिडाइज करना है ऐसे प्लांट्स के लिए। नेक्स्ट है 100% एफडीआई, तीसरा 100% एफडीआई, उसमें लिखना द गवर्नमेंट अलाउज फुल फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, बाहर से पूरा पूरा पैसा आ सकता है और यहां पे लग सकता है। द गवर्नमेंट अलाउ फुल फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट in renewable energy, in renewable energy through the automatic route, through the automatic route to attract the foreign investment, to attract the foreign investment। ठीक है, सो सरकार ने क्या किया, सरकार ने 100% एफडीआई अलाउ कर दिया। मतलब बाहर की कोई कंपनी, कंप्लीटली बाहर की कंपनी इंडिया में आके अपना प्लांट सेटअप कर सकती है रिन्यूएबल एनर्जी का। उनको इंडियन कंपनीज के साथ वेंचर करने की जरूरत नहीं है, खुद से कर सकते हैं। 100% बाहर से पैसा आ सकता है, और ये आएगा ऑटोमेटिक रूट के थ्रू। ऑटोमेटिक रूट का मतलब क्या होता है, आपको सरकार से परमिशन नहीं लेनी पड़ेगी। विदाउट द परमिशन ऑफ गवर्नमेंट आप यहाँ पे इस फील्ड में इन्वेस्टमेंट कर सकते हो, आप बोल सकते हो। ठीक है, ये चीज रहती है। नहीं तो बाहर से जब इन्वेस्टर्स आते हैं उनको परमिशन लेनी पड़ती है सरकार की, तो ऑटोमेटिक रूट में परमिशंस नहीं होती हैं। मतलब बेसिक परमिशंस होती हैं प्लांट लगाने वगैरह की, मतलब इस चीज की परमिशन नहीं होती कि इंडिया में बाहर का बंदा कर सकता है कि नहीं कर सकता है। बाकी अगर आप कहीं पे प्लांट लगाओगे तो क्लियरेंस वगैरह तो, एनओसी वगैरह तो लेना ही पड़ता है, वो तो सबको लेना पड़ता है। नेक्स्ट, रिन्यूएबल परचेज ऑब्लिगेशन,
रिन्यूएबल परचेज ऑब्लिगेशन। उसमें लिखो गवर्नमेंट मैंडेट्स द पावर यूटिलिटीज। पावर यूटिलिटीज मतलब जैसे हर एक स्टेट का अपना अपना होता है ना, ये जैसे आप किसी भी स्टेट से हो तो आपका एक बिजली बोर्ड होता है, आप बोल सकते हो, जो पूरी स्टेट में बिजली प्रोवाइड करता है, उसकी बात कर रहे हैं। गवर्नमेंट मैंडेट्स द पावर यूटिलिटीज टू परचेज a set percentage of their energy, a set percentage of their energy from the renewable sources, from the renewable sources until 2029-30, until 2029-30। सरकार ने बोला कि 2029-30 तक आते आते आप बोल सकते हो जितनी भी ये पावर यूटिलिटीज है, जो भी पावर कॉरपोरेशंस है, इनको कुछ परसेंटेज जो है रिन्यूएबल एनर्जी खरीदनी ही पड़ेगी। मतलब आप ऐसा नहीं कि आप सिर्फ और सिर्फ कोयले से बनी हुई इलेक्ट्रिसिटी खरीद रहे हो और बाद में लोगों को प्रोवाइड कर रहे हो, कुछ आप परसेंटेज आपको रिन्यूएबल का खरीदना ही पड़ेगा। सरकार ऑब्लिगेशंस लगा रही है जो आगे चल के इंप्लीमेंट हो जाएंगी। ठीक है, नेक्स्ट लिखो चैलेंजेस। ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि इंडिया में कौन कौन से चैलेंजेस हैं। challenges of renewable energy in India। तो इसमें लिखो इंडिया इज वर्ल्ड्स थर्ड लार्जेस्ट, इंडिया इज वर्ल्ड्स थर्ड लार्जेस्ट emitter of greenhouse gases। India is world's third largest emitter of greenhouse gases। So India aims to install, so India aims to install more and more renewable energy capacity, more and more renewable energy capacity to curb this problem, to curb CURB, curb, to curb this problem, comma, India has set up several solar power plants. India has set up several solar power plants, several solar power plants such as Khavda, such as खावड़ा सोलर प्लांट या सोलर पार्क भी लिख सकते हो, इन गुजरात, इन गुजरात, ब्रैकेट में लिख लेना 30 गीगावाट, काफी अच्छी कैपेसिटी है इसकी, 30 गीगावाट। देन दूसरा है पावागढ़, पावागढ़ सोलर पार्क या प्लांट, ये है कर्नाटका में, कर्नाटका में। एंड द लार्जेस्ट सोलर पार्क, and the largest solar park at भदला, at भदला राजस्थान, भदला राजस्थान।
comma, but there are several challenges, but there are several challenges to the renewable energy projects in India. Renewable energy projects in India, such as number one, high upfront cost. High upfront cost. तो इसमें लिखना, in India the renewable plants in India the renewable plants requires significant initial investment which can be prohibit करता है, which can be prohibitive in the growth of renewable energy, which can be prohibitive in the growth of renewable energy. एक तो हमारे यहाँ पे खर्चा बड़ा होता है, जब लगाते हैं ना प्लांट्स को, खर्चा बहुत होता है, चीजें महंगी बहुत है, कंपोनेंट्स वगैरह, उसको सस्ता करने की जरूरत है। नंबर 2 है लैंड यूज चैलेंज। लैंड यूज चैलेंज, तो उसमें लिखो द लार्ज स्केल renewable energy projects, the large scale renewable energy projects, especially the solar parks, require extensive land, बहुत ज्यादा जमीन चाहिए होती है। अगर आपने देखा हो कितनी जमीन घेर लेता है सोलर प्लांट, और उसमें आप खेती भी नहीं कर सकते फिर। एक्सटेंसिव लैंड कॉमा इंडिया may need 50,000 to 75,000 square kilometer of land, 50,000 to 75,000 square kilometer of land, comma, which is about half the size of Tamil Nadu, which is about half the size of Tamil Nadu, to achieve its net zero target, to achieve its net zero target। अब कहने की बात है तमिलनाडु बहुत बड़ी स्टेट है, आधे तमिलनाडु में अगर तुम लगा दो, सोलर पार्क लगा दो, बना दो, फिर जाके तुम्हारा नेट जीरो का चैलेंज टारगेट जो है वो पूरा हो पाएगा, जो 2070 तक तुमने पूरा करना है। तो मतलब बहुत ज्यादा है, इतना ज्यादा जमीन आपको चाहिए। अब इतना जमीन अगर आप सोलर पावर प्लांट में लगा दोगे तो खेती कहाँ करोगे फिर, उसकी भी तो कमी आएगी, आप बोल सकते हो। तभी तो सरकार रूफ टॉप सोलर पावर पार्क एंड ऑल इन सब चीजों की बात करती है, लेकिन वो कितने के लगा सकते हो, कम ही लगेंगे वो तो ऑटोमेटिकली, ज्यादा तो आपको बड़े प्लांट लगाने ही पड़ेंगे, आप बोल सकते हो। एक ये भी चैलेंज है। नंबर 3, इम्पैक्ट ऑन फूड सिक्योरिटी, इम्पैक्ट ऑन फूड सिक्योरिटी, तो उसमें लिखो द कन्वर्जन ऑफ एग्रीकल्चरल लैंड, द कन्वर्जन ऑफ agricultural land for renewable energy
द कन्वर्जन ऑफ एग्रीकल्चरल लैंड फॉर रिन्यूएबल एनर्जी could affect the food security, could affect the food security. अब हमारे उधर ऐसे ही है, हमारे ना बहुत सारे लोगों ने, मतलब आप बोल सकते हो हजार हजार एकड़ जमीन, 500 500 एकड़ जमीन, 200 200 एकड़ जमीन, ऐसे उधर पावर प्लांट लगे हुए हैं। हमारे राजस्थान के क्लोज ही रह जाता है ना। तो मतलब वो जमीनों में पहले खेती होती थी, अब उन जमीनों में कुछ नहीं होता, उसमें सिर्फ आपने वो सोलर पैनल लगा रखे, दैट्स इट। तो मतलब क्या है, वहां से जो प्रोडक्शन होनी थी अब वो नहीं होगी, तो फूड सिक्योरिटी को भी एक चैलेंज आएगा, क्योंकि फूड कम प्रोड्यूस होगा ना, फूड ग्रेन्स। नेक्स्ट, रिसोर्स कंपटीशन, रिसोर्स कंपटीशन। तो उसमें लिखो, द लार्ज वाटर डिमांड, द लार्ज वाटर डिमांड for maintaining the solar panels, for maintaining the solar panels can conflict with, can conflict with local water needs, local water needs, impacting the water security, local water needs impacting the water security. अब जो ये सोलर पैनल्स होते हैं, ये जितना साफ होंगे, क्लीन होंगे, उतना ज्यादा प्रोड्यूस करेंगे, तो इनको हर दिन ही क्लीन करना पड़ता है, क्योंकि मिट्टी वगैरह ऊपर जम जाती है, आप बोल सकते हो धूल मिट्टी। तो ये जो इनको क्लीन करने के लिए रोज पानी का इस्तेमाल करते हैं, वो वेस्ट ऑफ वाटर है, किसी काम नहीं आ रहा वो, सिर्फ क्लीनिंग के लिए आप इस्तेमाल कर रहे हो। और ऐसा भी नहीं हो सकता कि तुम थोड़ा थोड़ा पानी इस्तेमाल करो, इतने बड़े बड़े सोलर पावर प्लांट है तो सीधा फुहारे ही चलेंगे, आप बोल सकते हो, और बहुत सारा पानी वेस्ट भी, प्रॉपरली क्लीन करना है उसको, तो वो भी एक चैलेंज हो जाता है। देन लॉस ऑफ बायोडाइवर्सिटी एंड इकोसिस्टम, एक ये भी चैलेंज है, लॉस ऑफ बायोडाइवर्सिटी एंड इकोसिस्टम। तो उसमें देखो, द कंस्ट्रक्शन ऑफ सोलर पार्क्स, द कंस्ट्रक्शन ऑफ सोलर पार्क्स can lead to biodiversity loss, can lead to biodiversity loss, comma, especially in sensitive ecosystems, especially in sensitive ecosystems like deserts, like deserts। अब होता क्या है, आपने सोलर पावर प्लांट लगा दिया, सोलर पावर प्लांट के जो पैनल्स हैं वो नीचे वाली जो जमीन है उसको भी बड़ा गर्म करते हैं, जिससे क्या होगा, नीचे जो भी पहले थोड़े बहुत जीव जंतु जो रहते थे, अब वो वहां पे नहीं रह पाएंगे, खाली कर दिया आपने पूरा वो एरिया, तो बायोडाइवर्सिटी का भी तो लॉस हुआ है। वहां पे जो पेड़ पौधे उगने थे, जैसे मान लो कि अगर आप राजस्थान में जाओ तो बहुत सारे पेड़ पौधे ऐसे बियाबान में उगे हुए होते हैं, और बहुत सारे जीव जंतु वहां पे रहते हैं रेगिस्तान में, लेकिन अब नहीं रह पाएंगे, आप बोल सकते हो कि आपने सोलर पावर प्लांट लगा दिए तो वो सारा डैमेज कर देगा। सो ये कुछ चैलेंजेस आपको देखने को मिलते हैं। नेक्स्ट लिखना, ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट है, नेक्स्ट लिखो, इंडियाज इथेनॉल ब्लेंडिंग ड्राइव, इंडियाज इथेनॉल ब्लेंडिंग ड्राइव। इथेनॉल क्या है, एक बायोफ्यूल है, जो कि बायोलॉजिकल जो कंपोनेंट्स होते हैं, जैसे क्रॉप्स वगैरह हो गया, उनसे प्रोड्यूस किया जाता है, और इसको हमने क्या करना है, डीजल पेट्रोल में मिक्स करके इस्तेमाल करना है, ये है इथेनॉल ब्लेंडिंग।
अब इसका क्या स्टेटस इंडिया में चल रहा है, ये काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। सो इथेनॉल ब्लेंडिंग, तो लिखना इसमें इंडियाज राइजिंग एनर्जी डिमांड, इंडियाज राइजिंग एनर्जी डिमांड and dependency on imported oil and dependency on imported oil have led to have led to the government have led the government, led to मत लिखना, सीधा लिखो have led the government to focus on, have led the government to focus on sustainable alternatives, sustainable alternatives such as ethanol blending, such as ethanol blending, comma, the ethanol blending program, the ethanol blending program was originally launched in, was originally launched in 2003, 2003, which aims to reduce reliance on imported oil, which aims to reduce reliance on imported oil and improve the energy security, and improve the energy security and achieve 20% ethanol blending, and achieve 20% ethanol blending in petrol by 2025, 2025, by 2025। सो 2003 में ये प्रोग्राम लॉन्च किया गया था, क्योंकि हमारे यहाँ पे ऑयल हम बहुत बाहर से मंगवाते हैं। अब सिंपल सी चीज है, जैसे फॉर एग्जांपल मैंने 1 लीटर जो है वो पेट्रोल बाहर से मंगवाया, एक तो मैं 1 लीटर का 1 लीटर ही पेट्रोलियम जो है इसका इस्तेमाल करूं। अब 1 लीटर पेट्रोलियम मतलब 100% एनर्जी, एक मैं इसमें क्या कर सकता हूं, 80% पेट्रोलियम का इस्तेमाल करूं और इसमें 20% क्या मिला दूं, इथेनॉल। इससे होगा क्या, मेरा टोटल जो 100% होगा उसके अंदर 80% पेट्रोल होगा, 20% इथेनॉल होगी, और 20% मेरा इसमें से जो पेट्रोल है वो मैंने सेव कर लिया, आप बोल सकते हो यही होगा। सो ये प्रोग्राम जो लॉन्च किया गया 2003 में। इसका मेजर टारगेट क्या है, इंपोर्ट को कम करना। कैसे, इथेनॉल ब्लेंडिंग करके। और इसका टारगेट जो रखा गया वो पहले रखा गया था 2030, आप ब्रैकेट में लिख भी सकते हो, ओरिजिनल टारगेट वाज 2030, लेटर ऑन इसको क्या कर दिया 2025, कि 2025 तक हमारे यहाँ पे जो पेट्रोल यूज होगा उसमें 20% इथेनॉल होगी, 80% पेट्रोल होगा। तो हर लीटर के पीछे आप कितना बचा रहे हो, 20% आप पेट्रोल बचा रहे हो, आप बोल सकते हो। ठीक है, नेक्स्ट लिखो, दिस प्रोग्राम इज लेड बाय, दिस प्रोग्राम इज लेड बाय मिनिस्ट्री ऑफ पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस, मिनिस्ट्री ऑफ पेट्रोलियम
and natural gas with support from the Department of with support from the Department of Food and Public Distribution, Department of Food and Public Distribution, एंड एक तो डिपार्टमेंट हो गया फूड एंड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन का, एक और क्या है, एंड मिनिस्ट्री ऑफ इन्वायरमेंट कॉमा फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज। मिनिस्ट्री ऑफ इन्वायरमेंट फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज, ये मिनिस्ट्री का नाम है। इनकी सपोर्ट के साथ इस प्रोजेक्ट को चलाया जा रहा है, किसके द्वारा? मिनिस्ट्री ऑफ पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस के द्वारा। नेक्स्ट पॉइंट लिखना, द इथेनॉल कैन बी कैटेगराइज्ड, the ethanol can be categorized into following categories, number 1, first generation, इसमें लिखो it has high carbon content, comma made from edible items, जो खाने लायक आइटम्स होती हैं, made from edible items like sugar cane, corn, potatoes, एक्सेट्रा, जो खाने वाली क्रॉप्स होती हैं उनसे इसको प्रोड्यूस किया जाता है, और उसमें कार्बन का कंटेंट भी अच्छा खासा होता है। अब जितना कार्बन का कंटेंट होगा उतनी एनर्जी ज्यादा प्रोड्यूस करेगा वो, ठीक है। नंबर 2 है सेकेंड जनरेशन, तो उसमें लिखो इट हैज लेस ग्रीन हाउस गैस कंटेंट, दैट इज कार्बन डाइऑक्साइड या कार्बन, ग्रीन हाउस गैस है ना वो, it has less greenhouse gas content than first generation biofuel or ethanol, comma it is made from leftover of food crops, such as rice husk, जो राइस का छिलका नहीं होता वो, सच एज राइस हस्क, HUSK, हस्क, तो इसमें कम होता है कार्बन का कंटेंट, मतलब ग्रीन हाउस गैस इसमें कम होती है कंपैरेटिवली, और राइस हस्क वगैरह से ये बनता है, ठीक है। तो जो स्टबल बर्निंग वगैरह करते हैं वो करने की जरूरत नहीं है, उससे आप इथेनॉल बना सकते हो अगर आपके प्लांट लगे हुए हो तो। फिर नंबर 3 है थर्ड जनरेशन, तो लिखो इट इज अ कार्बन न्यूट्रल इथेनॉल, मतलब जितना इसको बनाने में आप बोल सकते, जितना ये फ्यूल एमिट करेगा उतना बनाते समय ये अब्सॉर्ब भी कर लेता है, आप बोल सकते हो, ठीक है। इट इज अ कार्बन न्यूट्रल फ्यूल और इथेनॉल, कॉमा प्रोड्यूस्ड बाय यूजिंग microorganisms, such as algae, microorganisms such as algae, 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 such as algae,
एल्गी होती है ना, काई सी जो होती है। अब देखो वो जब ग्रो होती है तो कार्बन यूज करती है ऑटोमेटिकली, प्लांट की तरह ग्रीन कलर की होती है। तो मतलब जितना ये फ्यूल प्रोड्यूस करेगा कार्बन डाइऑक्साइड, उतना इसकी प्रोडक्शन में वो कंज्यूम भी कर लेता है, तो पीछे क्या बचता है? जीरो। दैट इज कार्बन न्यूट्रलिटी। तो कार्बन न्यूट्रल ये रहता है, ठीक है। ऊपर वाले दोनों क्या कर रहे हैं? कार्बन डाइऑक्साइड ऐड कर रहे हैं। ये ऐड करता है लेकिन उतना ही बनते समय इसका जो होता है, आप बोल सकते हो वो इसको स्क्वेस्टर भी कर लेता है। नंबर 4 है फोर्थ जनरेशन। फोर्थ जनरेशन, इसमें लिखना दे आर कार्बन नेगेटिव। दे आर कार्बन नेगेटिव फ्यूल। कार्बन नेगेटिव मतलब उतना ये प्रोड्यूस नहीं करता जितना ये, नो, जितना ये अब्सॉर्ब कर लेता है, उतना ये एमिट नहीं करता है जितना ये बनते समय यूज कर लेता है। तो मान लो एक आपका फ्यूल है जो 1 टन कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस करता है, लेकिन जब उसको बनाते हो तो कितना कंज्यूम कर लेता है? 1.5 टन कार्बन। तो मतलब उतना तो ये प्रोड्यूस नहीं करेगा जितना ये क्या कर लेगा? स्क्वेस्टर कर लेगा। शब्द यूज करते हैं स्क्वेस्टर। स्क्वेस्टर मतलब अंदर लेना किसी चीज को, अपने अंदर स्टोर करना। दे आर कार्बन नेगेटिव फ्यूल्स कॉमा मेड फ्रॉम genetically engineered crops. Made from genetically engineered crops. जीएम क्रॉप्स आपने सुनी होंगी, जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप्स, सो उनसे ये बनाया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट लिखो की अचीवमेंट्स ऑफ इंडिया। सब हेडिंग बना लो, की अचीवमेंट्स ऑफ इंडिया। इंडिया ने अभी तक क्या अचीव किया है? तो लिखो इसमें नंबर 1 इथेनॉल ब्लेंडिंग ग्रोथ। इथेनॉल ब्लेंडिंग ग्रोथ। तो लिखो द इथेनॉल ब्लेंडिंग हैज increased from increased from 1.5% in 2014, increased from 1.5% in 2014 to 15% in 2024, टू 15% इन 2024। ब्रैकेट में लिख लेना ग्रोथ रेट पर ईयर। हर साल कितना बढ़ता जा रहा है इथेनॉल ब्लेंडिंग? पहले 1.5% से इथेनॉल ब्लेंडिंग हर साल बढ़ रहा था, अभी 2024 से 15% से बढ़ रहा है, आप बोल सकते हो ज्यादा तेजी से बढ़ रहा है, आप बोल सकते हो, ठीक है। नंबर 2 इंक्रीज्ड इथेनॉल प्रोडक्शन कैपेसिटी। इंक्रीज्ड इथेनॉल प्रोडक्शन कैपेसिटी। तो इसमें लिखो द प्रोडक्शन कैपेसिटी, द प्रोडक्शन कैपेसिटी हैज मोर देन डबल्ड, हैज मोर देन डबल्ड, डबल से भी ज्यादा हो गई है, मोर देन डबल्ड इन लास्ट 4 years, इन लास्ट 4 years, कॉमा रीचिंग 1600, 1600, 1600 करोड़ लीटर्स,
1600 करोड़ लीटर्स इन 2024। ठीक है, सो प्रोडक्शन भी इथेनॉल की ज्यादा हो रही है। कितनी हो रही है? 1600 करोड़ लीटर एज ऑफ 2024। नेक्स्ट, इकोनॉमिक इम्पैक्ट। इकोनॉमिक इम्पैक्ट इसमें लिखो, द ऑयल मार्केटिंग कंपनीज, द ऑयल मार्केटिंग कंपनीज are paying to the farmers, are paying to the farmers for ethanol production, for ethanol production, comma, promoting the rural prosperity, promoting the rural prosperity। अभी हमारे फार्मर्स भी अगर इथेनॉल प्रोड्यूस करने का प्लांट लगा लें तो ऑटोमेटिकली जो कंपनी है वो खरीदेंगी। सो प्रमोटिंग द रूरल प्रॉस्पेरिटी। सो जो रूरल लेवल पे रहने वाले लोग हैं, अब उनकी लाइफ ज्यादा बेहतर हो सकती है। ठीक है, नेक्स्ट लिखो, मेजर स्टेप्स टेकन बाय गवर्नमेंट, मेजर स्टेप्स टेकन बाय गवर्नमेंट। तो उसमें सबसे पहले हमारे पास है प्रधानमंत्री जीवन योजना। जीवन को लिखना कैपिटल में, JIVAN, प्रधानमंत्री जीवन योजना। जीवन का फुल फॉर्म है क्या है? तो ब्रैकेट में लिख लो, जैव ईंधन, जैव ईंधन वातावरण अनुकूल, वातावरण अनुकूल फसल अवशेष, वातावरण अनुकूल फसल अवशेष निवारम, फसल अवशेष जो बचा खुचा मटेरियल होगा, निवारम, NIVARAM, निवारम। सो जैव ईंधन मतलब इथेनॉल, बायोफ्यूल, जैव ईंधन मतलब बायोफ्यूल। और साथ में क्या बोला? वातावरण अनुकूल, इन्वायरमेंट फ्रेंडली, है ना। फसल अवशेष मतलब रेजिड्यू जो बच जाता है फसल में, जैसे आपने राइस काट लिया तो स्टबल बच गया। निवारम, उनका निवारण कैसे किया जाए इथेनॉल प्रोड्यूस करके, सिंपल। ठीक है, तो लिखो इसमें, the scheme aims to provide financial support, the scheme aims to provide financial support to the integrated bioethanol projects, integrated bioethanol projects, comma, to promote ethanol production, to promote ethanol production, comma, the scheme was launched in 2019, the scheme was launched in 2019, सो 2019 में एक स्कीम आती है जो बात करती है जो इथेनॉल प्रोडक्शन के प्रोजेक्ट्स हैं उनको सपोर्ट करने के लिए। ठीक है,
जिसका नाम है पीएम जीवन। नेक्स्ट इसी में लिख लेना। नहीं, नेक्स्ट सेकंड लिखो, टैक्स रिडक्शंस। टैक्स रिडक्शंस। द जीएसटी ऑन इथेनॉल, the GST on ethanol has reduced to 5%। 5% जीएसटी लगता है सिर्फ इथेनॉल पे, बहुत कम है, पहले ज्यादा लगता था। Has reduced to 5%, making it financially attractive for producers and consumers। Making it financially attractive फॉर प्रोड्यूसर्स एंड कंज्यूमर्स। प्रोड्यूसर को कम टैक्स भरना पड़ता है इथेनॉल प्रोडक्शन के ऊपर, कंज्यूमर को सस्ता मिल जाएगा क्योंकि टैक्स कम है, आप बोल सकते हो। ठीक है, देन उसके बाद रोड मैप फॉर ब्लेंडिंग तीसरा है, रोड मैप फॉर ब्लेंडिंग या इथेनॉल ब्लेंडिंग। रोड मैप फॉर ब्लेंडिंग। उसमें लिखो अ कॉम्प्रिहेंसिव प्लान, अ कॉम्प्रिहेंसिव प्लान a comprehensive plan for achieving 20% ethanol blending by 2025, achieving 20% ethanol blending by 2025 has been launched by government, has been launched by government, comma, ensuring the efficient implementation, ensuring the efficient implementation। तो सरकार ने एक फुल फ्लेज्ड प्लान बना के दिया है हमको, किस तरीके से हम 2025 तक 20% ब्लेंडिंग करेंगे। सो इससे थोड़ा श्योरिटी हो जाती है कि अच्छा ठीक है ऐसा होगा। ठीक है, सरकार काफी फोकस्ड है इस चीज को लेकर। नेक्स्ट आगे हमारे चैलेंजेस, लास्ट इसमें जो है 2000 चैलेंजेस। नंबर 1 चैलेंज, फीड स्टॉक अवेलेबिलिटी। फीड स्टॉक अवेलेबिलिटी। तो उसमें लिखो द लिमिटेड फीड स्टॉक ऑप्शंस, मतलब जिससे इथेनॉल बनेगा, द लिमिटेड फीड स्टॉक ऑप्शंस सच एज शुगर केन, सच एज शुगर केन, कॉमा may restrict the scale of ethanol production, may restrict the scale of ethanol production। अब शुगर केन की प्रोडक्शन ही कम हो रही है, तो शुगर केन से इथेनॉल बनना है और अच्छा खासा अच्छा सोर्स है, मतलब शुगर केन से इथेनॉल ज्यादा इजीली बन जाता है, ज्यादा अच्छा सोर्स है इथेनॉल का शुगर केन। सो उसकी प्रोडक्शन ही कम हो रही है, तो आगे इथेनॉल की प्रोडक्शन के ऊपर भी तो इम्पैक्ट पड़ेगा, आप बोल सकते हो। नंबर 2, इंफ्रास्ट्रक्चर गैप। इंफ्रास्ट्रक्चर गैप, तो इसमें लिखो द इनसफिशिएंट, द इनसफिशिएंट infrastructure for ethanol storage, the insufficient infrastructure for ethanol storage, comma transportation, ethanol storage, comma transportation
have have impacted the growth of ethanol production, have impacted the growth of ethanol production। स्टोरेज और ट्रांसपोर्ट करने के लिए प्रॉपर इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, एक जगह से दूसरी जगह इथेनॉल को ले जाने के लिए प्रॉपर आपके पास व्हीकल्स वगैरह की अभी इतनी फैसिलिटी नहीं है। स्टोर करने की तो बड़ी प्रॉब्लम है आप बोल सकते हो, तो प्रोड्यूस भी कम होगा ऑटोमेटिकली, क्योंकि फ्यूल है ना ये। जैसे पेट्रोल डीजल को बड़ा सावधानी से आप बोल सकते हो ट्रांसपोर्ट किया जाता है, नहीं तो कितनी बड़ी गड़बड़ होगी। अगर आपने देखा हो, ये जयपुर में देखा, वो गैस का ट्रक था भरा हुआ, सीएनजी का आप बोल सकते हो, क्या ब्लास्ट हुआ उधर, तो वो बड़ी प्रॉब्लम हो जाती है फिर। नंबर 3 है टेक्नोलॉजिकल कॉन्स्ट्रेंट्स। टेक्नोलॉजिकल कॉन्स्ट्रेंट्स, उसमें लिखो द नीड फॉर टेक्नोलॉजी एडवांसमेंट्स, द नीड फॉर टेक्नोलॉजी एडवांसमेंट्स इन इथेनॉल प्रोडक्शन, इन इथेनॉल प्रोडक्शन to ensure efficient use, to ensure efficient use of diverse feedstock, efficient use of diverse feedstock। ऐसी टेक्नोलॉजी होनी चाहिए कि हर तरह का जो फीड स्टॉक है, फीड स्टॉक मतलब जिस मटेरियल से इथेनॉल बनता है, तो चाहे वो आलू हो, चाहे वो शुगर केन हो, चाहे वो राइस हस्क हो, इन सबसे आप इथेनॉल प्रोडक्शन कर सको, प्रोड्यूस कर सको, ऐसी टेक्नोलॉजी आपके पास, अच्छी टेक्नोलॉजी होनी चाहिए, हाइब्रिड टेक्नोलॉजी। अब उसकी कमी है आप बोल सकते हो हमारे यहाँ पे टेक्नोलॉजी की। फिर उसके बाद लास्ट इसका जो चैलेंज है वो है रेगुलेटरी बैरियर्स, रेगुलेटरी बैरियर्स। तो लिखो इसमें द वेरिएशंस इन द स्टेट रेगुलेशंस, स्टेट टू स्टेट अलग अलग तरह के रेगुलेशंस है इथेनॉल को लेकर। द वेरिएशंस इन द स्टेट रेगुलेशंस एंड टैक्सेशन, एंड टैक्सेशन कैन हिंडर द स्मूथ इथेनॉल ट्रेड, कैन हिंडर द स्मूथ इथेनॉल ट्रेड across the state borders, across the state borders। ठीक है। सो अलग अलग स्टेट के अपने अपने रेगुलेशंस है, जिसकी वजह से एक स्टेट से दूसरी स्टेट में जाके इथेनॉल को बेचना और इसका ट्रेड करना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है बोल सकते हो। तो ये प्रॉब्लम आपको यहाँ पे देखने को मिलती है। दैट्स इट, यहां तक करते हैं इसको हम, बाकी फिर हम करेंगे नेक्स्ट क्लास में। अभी इसको प्रॉपर पढ़ना स्टार्ट कर दो। मुझे वो दो जरा, पेन ब्लैक दे दो। ये मैडम का टेस्ट है, ये मैं इधर कहाँ आ गया।
गांधी की आइडियोलॉजी इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल से इंस्पायर्ड है या फिर उसकी आइडियोलॉजी की वजह से इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल इंस्पायर हुई है? फ्रॉम थोड़ी ना आएगा। गांधीज आइडियोलॉजी इंस्पायर्ड द इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल, ऐसे आएगा। गांधी का मैंने लिखवाया तो था, नॉन वायलेंस ट्रुथ, वो लिख के जो मैंने लिखवाया था नीचे एक एक एग्जांपल ऐड कर देनी थी, बस इतना ही तो था। सेम फॉर विवेकानंद। आप लोगों ने वैसे ही, आप पॉइंट क्यों नहीं बनाए, प्रॉपर पॉइंट बनाते हेडिंग देके उसको। तुम लोगों ने वैसे ही मोटा मोटा सा लिख दिया। शानू ने दूसरा तो सही लिखा है, उसमें कुछ कोड्स को एक्सप्लेन कर दिया ना, वो ठीक है। ठीक है, फिर बाकी करते हैं।